हमारे साथ अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज तक पर लाइव जुड़ रही हैं। स्मृति ईरानी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बजट को लेकर आपने कहा है कि टैक्स बोनांजा एक तरह से सरकार ने दिया है, और जब आप भाषण के बाद निर्मला सीतारमण जी की निकली, फिर आपने कहा गरीबों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। इससे पहले कि मैं अपनी तरफ से प्रश्न करूं, 3 बड़ी बातें जो स्मृति जी आपको लगता है इस बजट में, आखिरी पूर्ण बजट है मोदी सरकार का, 3 बड़ी बातें जो आपकी सरकार ने हासिल करने की कोशिश की है। देखिए, पहले तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। अगले कार्यकाल का बजट निश्चित रूप से एक नए स्वरूप में मोदी सरकार प्रस्तुत करेगी। ये सिर्फ ना एक कार्यकर्ता के नाते मेरा संकल्प है, लेकिन अभिलाषा भी साथ साथ। आपने कहा कि आज कुछ 3 ही बिंदु आपके सम्मुख में प्रस्तुत करूं, तो 3 बिंदु अगर मैं प्रमुखता से देखूं, एक कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एसेट्स बनाने के लिए, उसमें इजाफा हुआ 33% का, 10 लाख करोड़ का सरकार जो समर्थन करेगी, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रकल्प होगा, जिससे जॉब जनरेशन में और ग्रोथ में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के, बहुत बड़ी सहयोग और सहायता मिलेगी। दूसरा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% के बजट की वृद्धि सराहनीय है। 3 करोड़ से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी महिलाएं रहीं, इसलिए मेरे लिए तो वो एक अभिनंदन का विषय है। साथ ही साथ बड़ी बड़ी बातों के साथ 2 छोटी बातें मैं आपको गिनवाना चाहूंगी। एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सबसे बड़ा जो एलोकेटेड बजट हुआ, वो इस सरकार की वजह से और आज के बजट की वजह से हुआ। उसके लिए न सिर्फ वित्त मंत्री जी को धन्यवाद, बल्कि रक्षा मंत्री जी को भी विशेष बधाई। लेकिन 2 छोटी छोटी बातें मैं आपका आकृष्ट करना चाहूंगी। एक कि 150 से भी ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस का गठन, जो कोलैबोरेट होंगी मेडिकल कॉलेजेस के साथ इस वर्ष में, वो मुझे लगता है कि न सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, न सिर्फ शिक्षा की दृष्टि से, लेकिन अधिकतर ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस में हमारी प्रतिभाशाली बेटियां जाएंगी, उसकी दृष्टि से मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बजट की। साथ ही साथ बच्चों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, न सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, बल्कि जिला स्तर पर उस व्यवस्था तक पहुंचने के लिए किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, उसका भी बजट में उल्लेख होना इस बात का संकेत है कि मात्र अर्थशास्त्र का ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय झलक भी आज इस बजट में दिखी। अभी तक जितने भी बजट्स मोदी 1 और मोदी 2 में हमने देखा, उसमें फिस्कल प्रूडेंस यानी आर्थिक समझदारी काफी दिखाई जाती थी कि हम पॉपुलिज्म के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था की सेहत को नुकसान पहुंचे। लेकिन क्या इस बार 24 के पहले ये चुनावी बजट है? अपनी तरफ से ये तर्क के साथ मैं 3 बिंदु रखती हूं। एक, जो टैक्स कट्स दिए गए हैं, जिससे अभी तक सरकार बचती रही। दूसरा, 66% जैसा आप ही ने कहा पीएम आवास योजना में बढ़ाकर, यानी 79 लाख करोड़ जो कर दिया गया है, 79,000 करोड़। इसी के साथ जो तीसरा है मुफ्त अनाज योजना की स्कीम, जो अब 1 साल के लिए आगे बढ़ा दी गई है। क्या इसकी अभी भी जरूरत थी? क्या ये सब पॉपुलिज्म का हिस्सा माना जा सकता है 24 के चुनाव के पहले? स्मृति जी, मैं 2 चीजें विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। अगर आप पॉपुलिज्म की दृष्टि से देखते हैं और जेंडर जस्टिस की दृष्टि से देखना चाहें इसको, तो शायद आपका नजरिया बदले। बहुत सारे रिसर्चेस इस बात पर किए गए हैं कि जब एक महिला के पास उसके अपने घर की चाबी होती है, तो उसके खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाएं कम होती हैं। तो मैं अगर गरीब महिला के लिए घर बनता है या गरीब परिवार के लिए घर बनता है, तो ये सिर्फ उसको गरीबी से उभारने का एक प्रयास नहीं है, बल्कि उस महिला को एक सुरक्षित वातावरण में सम्मान सहित जीने का अधिकार देने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो मैं विशेष रूप से इस बात की सराहना करती हूं कि जब घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तो ये रिसर्च कहती है जिस महिला के पास उसका अपना एसेट हो, उसके खिलाफ इस प्रकार की हिंसा कम होती है। दूसरी बात जो आपने कहा है मुफ्त अनाज की बात,
बात, प्रधानमंत्री जी का संकल्प कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी ये रहा कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसे फाइनेंशियली देखना चाहें तो हमारी ग्रास रूट पर कंजम्पशन को फ्यूल करने के लिए सबसे बड़ा प्रयास ये रहा है कि अगर आज भारत सरकार अपने बजट में ही कहती है कि 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा भारत सरकार अपने जिम्मे लेती है ताकि 80 करोड़ नागरिकों का जो कंजम्पशन पावर है, परचेजिंग पावर है, वो संरक्षित रहे, तो उसका परिणाम क्या होता है। छोटा सा आपको उदाहरण देती हूं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि डावोस में आपके चैनल पर भी चर्चा की, लेकिन वहां पर टाटा सन्स के जितने भी हमारे इंडस्ट्री लीडर्स थे, उन्होंने कहा आज इंडस्ट्री ने जो ऑफटेक देखा था इस मुश्किल परिस्थिति में, वो टायर 3 टायर 4 सिटी से देखा। उनकी जो चिंता थी कि यहां पर कंजम्पशन रिड्यूस होगी, वो नहीं हुई। इसीलिए जो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि ये सरकार फिस्कल प्रूडेंस के विषय पर ज्यादा महत्व देती है, तवज्जो देती है। पॉपुलिज्म पर अगर तवज्जो देती तो इतने सारे बजट्स आज तक मोदी सरकार ने प्रस्तुत किए, हर बजट में फिस्कल डिसिप्लिन का प्रमाण दिया, हर बजट में हर वर्ग का ये बजट हो उसकी अभिलाषा ना सिर्फ व्यक्त की बल्कि उसको इंप्लीमेंट किया। छोटा से एक और उदाहरण, एक छोटी सी घोषणा उन्होंने की थी इतने बड़े बजट में जो शायद किसी के ध्यान में नहीं। उन्होंने कहा अमृत काल का ये बजट है और अमृत काल का बजट 2047 का एक लक्ष्य उन्होंने रखा सिकल सेल एनीमिया का। अब ये चर्चा का शायद किसी भी चैनल पर विषय ना बना हो, लेकिन हमारे देश की जनजातीय जनसंख्या के 7 करोड़ नागरिकों को ये इफेक्ट करता है। ये संकल्प लेना कि 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को अपने देश से समाप्त करेंगे, जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य और हमारी ओर से बहुत बड़ा प्रयास जो आज घोषित हुआ है। तो मैं दोबारा कहती हूं आपसे, मात्र अर्थशास्त्र की दृष्टिकोण से ना देखें, इसको मानवीय दृष्टि से देखें। अमृतकाल के बजट नव भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने का बजट है।